हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ पेनॉर्मिक एजुकेशन। हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रिवीजन मैराथन में आपका नेक्स्ट चैप्टर में स्वागत है। हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं ई वे बिल के प्रोविजंस। हमारी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशंस में यह रेगुलरली देखा गया है कि ई वे बिल पे 3 या 4 मार्क का थियोरी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस हिसाब से इस टॉपिक का वॉल्यूम है और जितना इसका वेटेज है, इट इज वर्थ इट कि हम इस टॉपिक को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर ले। इसीलिए हम इस सेशन में इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे इन एन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। आज तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं या आरटीपीज एमटीपीज में या जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हमारी तरफ से, वो सब हमने कंपाइलेशन बना ली है। आपको ये पीडीएफ एक्सेस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। वहां आपको हर चैप्टर की पीडीएफ आराम से मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए ई वे बिल का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, पहले कुछ बेसिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी एक्ट में, दैट इज सीजीएसटी एक्ट में एक सेक्शन नंबर 68 है। जो सेक्शन नंबर 68 कहता है कि जब गुड्स मूवमेंट में होते हैं तो ड्यूरिंग मूवमेंट इंस्पेक्शन किया जा सकता है बाय द जीएसटी ऑफिसर्स, जिसके लिए रूल्स बनाए हुए हैं। और ये सारे रूल्स हैं रूल 138, 138A, 138B, 138C, 138D एंड 138E, जिसमें ई वे बिल के सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं। जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं वो सब ई वे बिल की इन्हीं रूल्स के अंदर प्रोवाइड की हुई है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए सेक्शन नंबर 68 रेड विथ रूल 138 की सीरीज में ई वे बिल के प्रोविजंस कवर्ड है। क्योंकि जब आप अपना थियरी आंसर स्टार्ट करें तो आप हमेशा ऐसे ही लिखें एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विथ रूल 138 एंड रिलेटेड रूल्स ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। तो एक इंपैक्टफुल आंसर आपका दिखाई देता है क्योंकि आपने रेलेवेंट प्रोविजंस को कोट करते हुए डिस्कस किया है। ये जो ई वे बिल के प्रोविजंस हैं ये हमारे देश में जीएसटी में 2018 से आए थे। उससे पहले जो जीएसटी लॉ के पुराने लॉज थे वहां वे बिल का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अब ई वे बिल का कॉन्सेप्ट आ गया। ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो चीजें पहले फिजिकली की जाती थी उन्हें डिजिटली करना शुरू कर दिया गया। यानी कि अब जितनी भी डिटेल्स होती है किसी भी गुड्स के मूवमेंट के कमेंस होने के पहले, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको अपलोड करनी होती है ई वे बिल के पोर्टल पे। एंड देन एक यूनिक ई वे बिल नंबर जनरेट होता है एंड देन ही आप गुड्स का मूवमेंट कमेंस कर सकते हैं। जब तक ई वे बिल नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आप उसे कमेंस नहीं कर सकते। तो सर क्या ई वे बिल सब पे लागू किया जाता है? नहीं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बातें सेटिस्फाई होती है तो ही ई वे बिल के कंडीशंस आप पे लागू किए जाएंगे एंड आपको उसे फॉलो करना होगा। सर अगर मुझ पे कंडीशंस नहीं लग रही और फिर भी मैं ई वे बिल बनाना चाहूं तो क्या मैं अपनी इच्छा से बना सकता हूं? एकदम बना सकते हैं आप। जैसे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है वैसे ही वॉलंटरी ई वे बिल भी पॉसिबल है। तो हम इस डिस्कशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करते चले जाते हैं, जिससे हमारे सारे रूल्स एंड प्रोविजंस कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई वे बिल? ई वे बिल आने से क्या फायदे हो गए? तो बच्चों 3 बातें याद रखना। पहला, फिजिकल से निकल के सब कुछ डिजिटल हो गया। फिजिकल से निकल के डिजिटल हो गया और जो स्टेट पे चेक पोस्ट हुआ करते थे स्टेट बाउंड्री पे कि गुजरात से महाराष्ट्र जा रही हो तो एक बड़ा चेक पोस्ट आता था जहां चेकिंग की जाती थी, वो सब एलिमिनेट कर दिए गए। इससे होगा क्या? दूसरा फायदा, गुड्स का मूवमेंट जल्दी होगा, फास्टर होगा। और आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी की जान होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन स्पीडी होगा तो देश की जीडीपी बढ़ती है, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। क्योंकि अगर एक ट्रक पहुंचेगा जल्दी तो वापस आएगा भी जल्दी, और वापस आएगा भी जल्दी तो नेक्स्ट आइटम पहुंचाएगा भी जल्दी, जिससे जो पूरी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, देश में 1 साल का प्रोडक्शन होता है, उसकी साइकिल इंप्रूव होती है। एंड देयर बाय 3 फायदे आप ध्यान में रखेंगे। पहला, फिजिकल इंटरफेस से डिजिटल इंटरफेस हो गया क्योंकि स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट एलिमिनेट हो गए। दूसरा, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स होने लगा। एंड तीसरा, जो टर्न अराउंड टाइम होता है ट्रक्स का वो इंप्रूव हो गया, जिससे ट्रैवल टाइम भी कम लगने लगा एंड कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, व्हेन एन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ई वे बिल कब बनाना पड़ेगा? तो रूल नंबर 138 कहता है कि जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स है, यानी सर्विसेज पे तो होगा ही नहीं, खाली गुड्स के केस में होगा, जिसमें भी गुड्स मूव हो रहे हैं। तो अगर गुड्स मूव ही नहीं हो रहे तो ई वे बिल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, पर हर गुड्स का मूवमेंट नहीं, उन गुड्स का मूवमेंट जिनकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है।
50,000 से ज्यादा है, 50,000 होगी चलेगा, 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट वैल्यू? ये कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है? तो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू? इट इज द वैल्यू डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो हम वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो वैल्यू डिक्लेयर्ड इन एन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और अ डिलीवरी चालान एज द केस में बी। इंपॉर्टेंट है ये बात, इनवॉइस बनता है तभी ई वे बिल बने ये जरूरी नहीं, हो सकता है बिल ऑफ सप्लाई बना हो सकता है डिलीवरी चालान बना हो एंड तब भी ई वे बिल बनाया जाएगा। यानी कि कोई चीज सप्लाई हो यह भी जरूरी नहीं, कई बार रीजंस अदर देन सप्लाई होगा तो भी ई वे बिल बन सकता है। तो जो भी वैल्यू आपने डिक्लेयर की है, चाहे अपने इनवॉइस में, बिल ऑफ सप्लाई में या डिलीवरी चालान में, उस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस इफ एनी इन द डॉक्यूमेंट। यानी कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब खाली वैल्यू नहीं होता, वैल्यू प्लस जीएसटी सेस होता है। अगर वैल्यू प्लस जीएसटी सेस 50,000 क्रॉस कर रहा है तो हम कहेंगे कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 क्रॉस हो गया एंड ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान में रखने वाली है, एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods। एक स्पेशल सिचुएशन क्या है कि अगर कोई ऐसा इनवॉइस है जिसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई भी है और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है, इनवॉइस है, इनवॉइस में टैक्सेबल सप्लाई भी है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू को इग्नोर करो, टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू को लो, जीएसटी और जीएसटी सेस की वैल्यू लो। अगर उसका टोटल 50,000 के ऊपर चला गया, यानी एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू को हटा के 50,000 के ऊपर चला गया, तो ही ई वे बिल मैंडेटरी होगा, क्योंकि तभी आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर माना जाएगा। और अगर खाली टैक्सेबल सप्लाई का बिल है तो चिंता ही नहीं है, 50,000 के ऊपर गया अगर जीएसटी को लेते हुए तो बनाना होगा। अगर सर डिलीवरी चालान है या बिल ऑफ सप्लाई है तो आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई का मुद्दा देखना ही नहीं है, खाली ये देखना है कि सप्लाई की वैल्यू 50,000 के ऊपर गई है या नहीं, क्योंकि उस पर कोई जीएसटी या जीएसटी सेस तो फिर उस केस में अगर नहीं लगा है तो आपको कंसीडर ही नहीं करना है, कुछ लगा है तो कंसीडर करके ही आपको उसे चेक करना है। तो एग्जाम में ये वाला पॉइंट आने के बड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि जब ऐसा बोला होगा टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू है समझो 40,000, एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू है समझो 10,000 और उस बिल पे जीएसटी लगा हुआ है समझो 8,000, तो आपको ध्यान रखना है टैक्सेबल हो गया 40,000, जीएसटी हो गया 8,000 और एग्जेम्प्ट 10,000 को इग्नोर करना है, तो टोटल 48 ही हुआ। 48 हुआ मतलब 50 तक भी नहीं पहुंच पाया एंड देयर बाय ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है। आप अपनी इच्छा से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिर्फ डिलीवरी चालान इश्यू हुआ और डिलीवरी चालान की वैल्यू है 55,000 डिलीवरी चालान की वैल्यू, तो ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है, भले वो सप्लाई ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने कंसाइनमेंट वैल्यू एक बार के लिए समझा। वापस ऊपर वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है इन रिलेशन टू अ सप्लाई और फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। सप्लाई नहीं भी है तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, मतलब डिलीवरी चालान के बेसिस पे, और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल नीड्स टू बी जनरेटेड। कई बार कोई ऐसी सप्लाई होगी जिसमें सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस सिचुएशन में भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 क्रॉस कर रही है तो। इंपॉर्टेंट बात, कई बार कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 तक होगी फिर भी ई वे बिल बनाना होगा, यानी एक्सेप्शंस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, यानी इन दो सिचुएशंस में भले कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 तक है, स्टिल आप ई वे बिल बनाएंगे। इन दोनों सिचुएशंस में एक बात कॉमन है, ये सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई इन दोनों सिचुएशंस में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई में तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है जहां 50,000 तक होता है तो भी ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होगा, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई में ऐसी दो सिचुएशंस है जब ई वे बिल मैंडेटरी होगा, भले कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 तक है। पहली सिचुएशन क्या, जब सामान प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास जा रहा है, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, जहां पे आपके सामान पे कोई और कारीगर काम करके आपको सामान वापस रिटर्न करने वाला है, उसे हम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर का रिलेशनशिप बोलते हैं। अगर ये इंटर स्टेट है तो उस केस में ई वे बिल मैंडेटरी है, भले वैल्यू 50,000 तक हो। दूसरा, अगर स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया गया है बाय अ पर्सन जिसे सेक्शन नंबर 24 में एक नोटिफिकेशन के थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्ट किया है, तो अगर आपको ध्यान हो तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम यह बात पढ़ते हैं कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करने के बावजूद
रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता अगर आपके पास पैन नंबर है और आप ई वे बिल जनरेट कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सेक्शन नंबर 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेता जबकि वो इंटर स्टेट स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करता है तो उसे ई वे बिल मैंडेटरी होगा, भले कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपए तक है। तो दो सिचुएशन ध्यान में रखनी है आपको, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर इंटरस्टेट या स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट, मैंडेटरी ई वे बिल इवन इफ द वैल्यू हैज नॉट क्रॉस्ड 50,000। ये हमारा इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन हो गया जिसमें पूरा ई वे बिल का कोर रिवाइज कर लिया हमने, ई वे बिल कब बनाना होता है, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू हमने कवर कर ही लिया। फोर्थ क्वेश्चन, डिसाइड विथ रीजन वेदर ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। ऐसी केस स्टडीज पूछी जाती है एग्जाम में, दो केसेस दिए हुए हैं आपको और कहा इन दोनों केसेस में बताओ कि क्या ई वे बिल इशू करना होगा। पहला केस, एक रजिस्टर्ड सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो दिल्ली से एक कंसाइनमेंट भेज रहा है टू बी रिप्लेस्ड अंडर वारंटी। तो कोई सामान पहले भेजा होगा, उसमें वारंटी थी तो वो सामान को रिप्लेस करने की नौबत आ गई, तो अब वो सामान भेजा है तो वारंटी के अंदर जो सामान भेजा जाता है उसमें सामने वाला तो कुछ पे करने वाला है नहीं, इनवॉइस तो बनेगा नहीं क्योंकि वो सप्लाई तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक डिलीवरी चालान के थ्रू भेजा जाएगा एंड देयर बाय डिलीवरी चालान के थ्रू उसकी वैल्यू कवर की गई 65,000 की। तो ये जो सप्लायर है वो कहता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स क्योंकि ड्यू टू रीजन अदर देन सप्लाई है, ई वे बिल बनाना जरूरी नहीं है। आप उसे क्या कहोगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, सप्लायर भले एक ऐसी सप्लाई कर रहा है जो सप्लाई ही नहीं है, डिलीवरी चालान इशू कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू गुड्स की अगर 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। उनका क्लेम करेक्ट नहीं है क्योंकि 50,000 से ज्यादा है इसलिए। दूसरी बात, ट्री लिमिटेड रजिस्टर्ड इन केरला सेंड्स गुड्स टू इट्स जॉब वर्कर इन तमिलनाडु, केरला से तमिलनाडु, इंटरस्टेट हो गया, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वाज 37,500 इंक्लूडिंग जीएसटी, इररिलेवेंट। हमने अभी देखा जॉब वर्कर प्रिंसिपल होता है तो उस केस में इंटरस्टेट होते ही मैंडेटरी होता है ई वे बिल, आपको ई वे बिल इशू करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। व्हाट इज ट्रांजिन, ट्रांसपोर्टर आईडी, जैसे जीएसटीआईएन होता है वैसे ट्रांजिन होता है। इसका रेलेवेंस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर में भी आता है क्योंकि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर में भी हम कहते हैं कि जब कोई ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं होता तो भी उसे ट्रांजिन लेना पड़ता है क्योंकि कुछ चीजें उसे मेंटेन करनी पड़ती है विथ रिगार्ड टू दोज गुड्स जो उसके पास हैं जो किसी और टैक्सेबल पर्सन को बिलोंग करते हैं क्योंकि उसे कुछ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। सेम वैसे ई वे बिल में होता है क्योंकि ई वे बिल में पार्ट बी में ट्रक की डिटेल्स जाती है तो ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी भरना होता है। अब ट्रांसपोर्टर अगर रजिस्टर्ड है ही नहीं तो वो कैसे जाके पोर्टल पे पार्ट बी भरेगा जब उसे असाइन किया गया होगा कोई ई वे बिल, इसीलिए उसे ट्रांजिन लेना पड़ेगा जिसे हम एक एनरोलमेंट करना कहते हैं। ये एनरोलमेंट नंबर को हम ट्रांसपोर्टर आईडी कहते हैं। तो सिंपल, ये भी 15 डिजिट का ही होता है, वही 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं जो यूनिक होते हैं फॉर द होल कंट्री एंड बाकी 10 डिजिट का पैन, चेक डिजिट, फ्यूचर यूज, वही सारी चीजें सेम टू सेम रहती है। तो देखो लिखा है यूनिक नंबर फॉर अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर। जब जीएसटीआईएन जैसा फॉर्मेट ही यूज किया जाएगा जिसमें स्टेट कोड, पैन और चेकसम डिजिट होगा, ट्रांसपोर्टर आईडी अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकता है कि जब आप ई वे बिल बनाओ तो मुझे इस ट्रांसपोर्टर आईडी पे टैग कर देना ताकि उसके बेसिस पे मैं उसका पार्ट भी भर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर देयर इज नो नीड टू इशू ई वे बिल। आप बताएं ये स्टेटमेंट कितना वैलिड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास गया तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप कहोगे ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। दो बातें, अगर इंट्रास्टेट है प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर तो तभी ई वे बिल बनाना है जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, बट अगर इंटरस्टेट है तो ई वे बिल मैंडेटरी है, कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर का केस हो गया। वही लिखा है द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, ई वे बिल इज रिक्वायर्ड इंट्रास्टेट में अगर वो 50,000 से ज्यादा है, इंटरस्टेट में इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस। क्या मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए एक ई वे बिल बना सकते हो? कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी कर देते हैं और वो सोचते हैं हां सर हमने कंसोलिडेटेड ई वे बिल का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है ना, हो सकता है। अरे क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, कंसोलिडेटेड ई वे बिल फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस बोला है, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एक इनवॉइस का एक ही ई वे बिल बनता है, आप बहुत सारे इनवॉइसेस को क्लब करके एक ई वे बिल नहीं बना सकते। तो अगर 5 इनवॉइसेस हैं तो 5 इनवॉइसेस के मुझे 5 ई वे बिल बनाने ही पड़ेंगे। अब अगर मैं उन 5 इनवॉइसेस को एक ही साथ लेके जा रहा हूं एक ही ट्रक में, तो 5 ई वे बिल बनाने के बाद मेरे पास ये चॉइस होता है कि मैं एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना लूं जिससे वो 5 ई वे बिल एक ही ई वे बिल में समा जाएं एंड वो एक ई वे बिल नंबर कोड करने से 5 की डिटेल्स ऑफिसर के पास पहुंच जाए।
उसे कंसोलिडेटेड ईवे बिल बोलते हैं। जो रेगुलर ईवे बिल होता है वो EWB 01 से भराता है, और जो कंसोलिडेटेड ईवे बिल होता है वो EWB 02 से भराता है। जो EWB 02 है वो ऑप्शनल होता है, आपकी चॉइस होती है, भरना है तो भरो, चीजों को सिंपल करने के लिए। बेसिकली जो ईवे बिल 2 होता है कंसोलिडेटेड वाला, वो एक तरह की ट्रिप शीट होती है जिसके अंदर जितने ईवे बिल है वो सब कंसोलिडेट हो जाते हैं एक साथ। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा गया कि क्या एक ही ईवे बिल बना सकते हैं फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस, नहीं, यू कैन नॉट क्लब इट। मल्टीपल इनवॉइसेस है तो मल्टीपल ईवे बिल बनेंगे। वन ईवे बिल हैज टू बी जनरेटेड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक ही ईवे बिल बना दिया। हालांकि आफ्टर जनरेटिंग ऑल दीज ईवे बिल्स एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाएंगे। अगर एक ही व्हीकल में जा रहा है तो, अलग अलग व्हीकल में जा रहा है तो वो भी नहीं कर पाओगे, तब तो सारे अलग अलग ईवे बिल ही बने रहने वाले हैं आपके। तो ये जरूरी क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन 8, इज इट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी? क्या पार्ट बी की डिटेल्स भरना मैंडेटरी होता है? तो समझना, ईवे बिल 01 भरते वक्त दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर सब इनवॉइस, डिलीवरी, चालान और बिल ऑफ सप्लाई की डिटेल्स जाती है, और पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स जाती है। तो पार्ट बी भरना क्या मैंडेटरी है? तो समझना, पार्ट बी वैसे तो भरना मैंडेटरी होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। बाकी अदरवाइज अगर पार्ट ए भरना है तो पार्ट बी भी भरना ही पड़ेगा, लेकिन एक सिचुएशन में पार्ट बी नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा। कब? जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बाय रोड, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय वेसल नहीं बोल रहे, बाय रोड खाली बोल रहे हैं, जिसमें वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक है, और वो 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट मूवमेंट होना चाहिए, विद इन द स्टेट मूवमेंट होना चाहिए, यानी इंट्रा स्टेट मूवमेंट होना चाहिए। हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं कहा, इंट्रा स्टेट मूवमेंट कहा। हो सकता है कई बार कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट हो लेकिन मूवमेंट इंटर स्टेट हो जाए, हो सकता है ना। मूवमेंट का मतलब होता है कि दूसरे स्टेट से होते हुए जा रहा है, तो दूसरे स्टेट से होते हुए जा रहा है तो दैट इज एन इंटर स्टेट मूवमेंट। तो हमने ऐसा कहा पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है एक सिचुएशन में। ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, अप टू 50 किलोमीटर है, और वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट है। सप्लाई कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मूवमेंट इंट्रा स्टेट है। अगर ऐसा है तो ईवे बिल का पार्ट बी नहीं भरोगे तो चलेगा, पार्ट ए तो भरना ही है। हम खाली पार्ट बी के एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ही जो 50 किलोमीटर देखते हैं ना, उसमें कंसाइनर के प्लेस से लेके ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के प्लेस से लेके कंसाइनी पूरा लेते हैं। ऐसा नहीं कि खाली ट्रांसपोर्टर के प्लेस से देखा जाएगा। तो पहले मेरी जगह से ट्रांसपोर्टर के इलाके में जा रहा है, फिर ट्रांसपोर्टर के पास से जा रहा है कंसाइनी, वो पूरा देखेंगे 50 किलोमीटर देखते वक्त। तो देखो लिखा है द गिवन स्टेटमेंट इज पार्शियली वैलिड, क्योंकि वैसे तो पार्ट बी जरूरी है ना, लेकिन कुछ एक सिचुएशन में नहीं है। द ईवे बिल इज वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड ओनली व्हेन द पार्ट बी हैज बीन फर्निश्ड। हालांकि आप पार्ट बी नहीं फर्निश करोगे इफ द डिस्टेंस इज अप टू 50 किलोमीटर्स in a state or union territory from the place of business of consignor to transporter and from place of business of transporter to the place of business of consignee, यानी 50 किलोमीटर इकट्ठे इंट्रास्टेट मूवमेंट है, तो उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पार्ट बी मत भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर श्यामनाथ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉज्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 एंड thus generated ई-वे बिल। हाउएवर आफ्टर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल उन्हें एक मिस्टेक मिली और वो उन्हें एडिट करना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है? ध्यान रखना, ई-वे बिल एक बार निकल गया तो निकल गया, ई-वे बिल नंबर जनरेट हो गया तो अब वो एडिट नहीं हो सकता, आप उसकी कोई भी डिटेल्स करेक्ट नहीं कर सकते। पार्ट ए की, पार्ट बी तो आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ट्रक नंबर बदल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर बदल सकते हैं, सब बदल सकते हैं। पार्ट ए की आप डिटेल्स नहीं बदल सकते। पार्ट ए जो फिक्स हो गया वो हो गया, उसे एडिट ऑल्टर करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सर गलत हो गया तो क्या करें? कैंसल हो सकता है, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो गलती हो गई तो 24 आवर्स में कैंसिल कर दो और नया जनरेट कर लो, वो चलेगा, पर एडिट नहीं होगा। तो इफ देयर इज अ मिस्टेक इट कैन नॉट बी एडिटेड, कैंसलेशन विद इन 24 आवर्स, एंड फिर आप उसे सुधार के नया बना लो, वो हो सकता है। डिस्कस द करेक्टनेस, वंस जनरेटेड एन ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड। फॉल्स, ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड बट विद इन 24 आवर्स। सेकेंड, ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट। भाई मैं गुजरात का रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने गुजरात में ई-वे बिल जनरेट किया, अब मेरा सामान महाराष्ट्र से होते हुए गोवा जाएगा,
तो क्या मुझे ई वे बिल महाराष्ट्र के लिए फिर से जनरेट करना होगा, गोवा के लिए फिर से जनरेट करना होगा? नहीं, वो ई वे बिल जो मैंने गुजरात का रजिस्टर्ड पर्सन होने के नाते जनरेट किया है वो पूरे इंडिया में वैलिड माना जाएगा। इफ इट इज वैलिड इन वन स्टेट इट इज ऑल्सो वैलिड इन अनदर स्टेट। तो वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, सिंधी टॉय मैन्युफैक्चरर्स registered in Punjab sold electronic toys to a retail seller at a value of 48,000 excluding GST. Now it wants to send the consignment to a retail seller in Gujarat. आपको पूछा है क्या ई वे बिल मैंडेटरीली बनाना होगा? अब तो ये आपसे फटाफट हो जाना चाहिए। 48,000 इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो 48,000 पे जीएसटी लगाना पड़ेगा 18%। 48,000 पे 18% जीएसटी लगाओगे तो 56,640 हो गया, विच इज मोर देन 50,000। कंसाइनमेंट वैल्यू ज्यादा हो गई। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू ज्यादा हो गई तो ई वे बिल मैंडेटरी हो गया। आपको सिर्फ लॉ समझाते हुए आंसर लिखना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट, यश एंड कंपनी, अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स, इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने प्लास्टिक गुड्स टू अ रिटेल सेलर भेजे हैं एट अ वैल्यू ऑफ 43,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट 18%। तो लगा के देख लें जीएसटी एट 18%, कंसाइनमेंट वैल्यू कहां पहुंचती है? तो कंसाइनमेंट वैल्यू हो गई 50,740। तो क्या ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा? यस। इंटर या इंट्रा मैटर ही नहीं कर रहा ना, ई वे बिल तो बनाना ही है अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर चला गया तो। नेक्स्ट, वेदर एक्शन कैन बी टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स और इफ गुड्स आर अटेम्प्टेड टू बी रिमूव्ड विदाउट प्रॉपर रिकॉर्ड इन बुक्स। इफ यस, एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रोविजंस। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं और वो अंडर एन ई वे बिल, इनवॉइस, डिलीवरी चालान, जो प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं उनके बिना किए जा रहे हैं, तो क्या एक्शन लिया जा सकता है? एकदम लिया जा सकता है। भाई हमने लॉ बनाया है तो उसे स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एकदम एक्शन लिया जा सकता है। अगर किसी पर्सन ने जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है वो नहीं की और वो पकड़ा जाता है तो उसका ट्रक भी जब्त कर लिया जाएगा और ट्रक में रखा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। दोनों जब्त कर लिए जाएंगे, यानी उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा और आपसे पूछताछ की जाएगी कि बताओ आपका सामान कॉन्फिस्केट क्यों ना किया जाए। जैसे हमारे पास लाइसेंस नहीं होता कई बार, या हेलमेट नहीं पहना होता, सीट बेल्ट नहीं पहनी होती, तो पुलिस वाला रास्ते में रोक के हमें डिटेन करता है ना, बताओ तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, शो कॉज नोटिस देता है तुम्हें। वही काम यहां पे होगा। तो वही लिखा हुआ है यहां पर कि अगर ऐसा हुआ तो डिटेंशन होगा ऑफ द गुड्स अलॉन्ग विद द व्हीकल। दोनों चीजें आपकी एक बार के लिए डिटेन कर ली जाएगी। नेक्स्ट, Orip Electricals Limited, a registered supplier of air conditioners, is required to send from Mumbai a consignment of parts of air conditioner to be replaced अंडर वारंटी। वारंटी के तहत कुछ रिप्लेस करने के लिए सामान भेज रहे हो तो आपने डिलीवरी चालान बनाया है और डिलीवरी चालान के अंदर उसकी वैल्यू 60,000 बताई है और अब ये सप्लायर का कहना है कि नहीं रिक्वायर्ड है ई इनवॉइस, ई वे बिल, सॉरी। व्हाई? बिकॉज आप रीजन अदर देन सप्लाई की बात कर रहे हो, तो आप पढ़ चुके हो ये बात। सप्लायर की बात गलत है, आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा ही। ये जो वो कह रहे हैं कि ई वे बिल नहीं बनाएंगे तो चलेगा, वो इनकरेक्ट है क्योंकि डिलीवरी चालान 50,000 से ज्यादा का है तो बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। मिस्टर शंभू, अ ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इज एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ टॉय फॉर किड्स। मिस्टर नंदी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इज अ रेगुलर रिटर्न फाइलर, सप्लाइज टॉयज इन बल्क टू मिस्टर शंभू। यानी मिस्टर शंभू रेसिपिएंट है और मिस्टर नंदी सप्लायर हैं, जिसमें नंदी समय पे रिटर्न भरते हैं, सारा काम अपना तरीके से करते हैं। हालांकि जो मिस्टर शंभू हैं उन्होंने अपना जीएसटीआर 3 2 महीनों से नहीं भरा है, 2 महीनों से उनका जीएसटीआर 3 भरना बाकी है। अब आपको पता होना चाहिए 4 ऐसे केसेस होते हैं जिन केसेस के हिट हो जाने पे आपका ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा। 4 ऐसे केसेस। 4 केसेस क्या होते हैं? अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं और आपने 2 कंसेक्यूटिव जीएसटी सीएमपी 08 नहीं भरे, यानी जो पेमेंट ऑफ टैक्स का स्टेटमेंट होता है, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं, या अगर आप रेगुलर पर्सन है, कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है और आपने 2 बार से जीएसटीआर 1 नहीं भरा या 2 बार से जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा, ये 2 सिचुएशंस, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया हुआ है, तो ऐसी 4 स्थितियों में आपका ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन पे फिर आऊंगा एक बार के लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं जहां पर हमें ये लिस्ट दी हुई है, क्विकली देख लेते हैं लिस्ट क्या है हमारी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए। पार्ट ए आप कब नहीं भर पाएंगे? नो पर्सन शैल बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए इन जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट, और वो इन चारों में से कहीं कवर हो गया तो ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता। अगर कॉम्पोजिशन सप्लायर है तो 2 क्वार्टर से उसने जीएसटी सीएमपी 08 नहीं भरा।
अगर रेगुलर स्कीम वाला है तो 2 टैक्स पीरियड से उसने जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा, जिसमें 2 टैक्स पीरियड इसलिए बोला है क्योंकि क्यूआरएमपी वाले के लिए 2 क्वार्टर होंगे और नॉर्मल वाले के लिए मंथ होगा। बीइंग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड जीएसटीआर 1 फॉर एनी 2 मंथ्स और क्वार्टर। अगर क्यूआरएमपी वाला है तो 2 क्वार्टर से जीएसटीआर 1 नहीं भरा और नहीं तो 2 मंथ से जीएसटीआर 1 नहीं भरा, या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है। तो इन लोगों को हम ब्लॉकिंग कर देते हैं ई वे बिल जनरेशन का, जिसमें लिखा है हालांकि कमिश्नर को अगर आप सफिशिएंट कॉजेस देते हैं तो सब्जेक्ट टू कंडीशन वो आपका ब्लॉकिंग हटा देता है। ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स होते हैं जो आपको थियरी में ध्यान में रखने हैं, जिनको पार्ट ए फर्निश करना रिस्ट्रिक्ट होता है। तो अब हम वापस अगर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो केस स्टडी बनी हुई है, तो हमें कई चीजें और क्लियर होगी। शंभू ने 2 बार से जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा, मतलब वो डिफॉल्टर है, लेकिन नंदी ने भरा है, यानी वो डिफॉल्टर नहीं है। मिस्टर नंदी वॉन्ट्स टू जनरेट ई वे बिल फॉर टॉयज अमाउंटिंग टू 5 लाख टू बी सप्लाइड टू शंभू। नंदी सप्लायर है, शंभू रेसिपिएंट है। नंदी रेगुलर रिटर्न फाइलर है पर शंभू रेगुलर रिटर्न फाइलर नहीं है। आउटवर्ड मूवमेंट किसका है? नंदी का। शंभू का तो क्या है? इनवर्ड मूवमेंट है। तो सवाल उठा कि अगर आउटवर्ड मूवमेंट करने वाला डिफॉल्टर नहीं है तो ई वे बिल बन जाएगा क्या? यस, बन जाएगा। यानी जब नंदी शंभू को भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ई वे बिल बन जाएगा। लेकिन अगर समझो मिस्टर नारायण ने अप्रोच किया शंभू को कि शंभू तुम मुझे कुछ सामान भेज दो, तो शंभू का अब आउटवर्ड मूवमेंट होने वाला है और शंभू अब ई वे बिल जनरेट करना चाहता है जब वो सामान नारायण को भेज रहा है। तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं, ई वे बिल नहीं बन सकता। रेसिपिएंट भले सही होगा पर सप्लायर में गड़बड़ है ना, जो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन पे ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। तो आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए। देखो ये बहुत जरूरी है। हमने पहला केस क्या बनाया? नंदी किसको सप्लाई कर रहा है? शंभू को। और दूसरा शंभू किसको सप्लाई कर रहा है? नारायण को, जिसमें शंभू डिफॉल्टर है। शंभू डिफॉल्टर है। तो अब देखो पहले वाले ट्रांजैक्शन में आउटवर्ड मूवमेंट नंदी ने किया था और नंदी डिफॉल्टर नहीं है, तो ई वे बिल चलेगा, बन जाएगा। ई वे बिल इज अलाउड टू बी जनरेटेड। भले शंभू डिफॉल्टर हो, रेसिपिएंट डिफॉल्टर हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे वाले केस में ई वे बिल जनरेशन नहीं हो सकता, नहीं अलाउड है, कोई जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसका डिफॉल्टर होने की वजह से उसने 2 बार से जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा, तो वो डिफॉल्टर हो गया, इसीलिए ई वे बिल वो जनरेट नहीं कर सकता। यही बात आपको यह आंसर के अंदर लिख के दी हुई है कि जब भी कोई 2 टैक्स पीरियड से काम नहीं करता तो वो डिफॉल्टिंग बन जाता है। तो जो सस्पेंडेड जीएसटीआईएन होता है वो जनरेट नहीं कर सकता है ई वे बिल, जब भी आउटवर्ड मूवमेंट करोगे तब। तो इसीलिए आपको आंसर के अंदर लिख के दिया होगा फाइनली कि नंदी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंदी आराम से इशू कर सकते हैं, लेकिन जो शंभू हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनका ब्लॉक्ड होगा, क्योंकि वो आउटवर्ड मूवमेंट जब कर रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, विशेस टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रोड बिटवीन 2 cities सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 368 किलोमीटर्स। वैलिडिटी पीरियड बनानी है ई वे बिल की, इफ इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो और अदरवाइज। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो होता है तो हर 20-20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ पे 1-1 दिन की वैलिडिटी बढ़ती है, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो होता है। यानी बड़े बड़े कार्गोज जो होते हैं जिसके अंदर से एक लेग शिप का होता है, यानी शिप के थ्रू जा रहा होता है सामान, अगर ऐसा है तो 20-20 किलोमीटर पे 1 दिन होता है। और अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है तो हर 200-200 किलोमीटर पे 1-1 दिन मिलता है। तो अगर मैं कह रहा हूं ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो आप समझ लो पहले 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन हो गया, और उसके बाद और कितने किलोमीटर्स बच गए आपके? 348। तो 348 किलोमीटर्स के लिए आपको समझना है 340 किलोमीटर्स तक 17 दिन होगा और 8 किलोमीटर के लिए 1 दिन और हो जाएगा, यानी 1 + 18 कितने दिन हो जाएंगे? 19 दिन की वैलिडिटी हो जाएगी अगर 368 किलोमीटर्स है। वहीं अगर आप समझो कह रहे हो सिंपल है, ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है तो 200 किलोमीटर पे 1 दिन है, तो 200 किलोमीटर का 1 दिन एंड देन 168 किलोमीटर का एक और दिन, क्योंकि 400 किलोमीटर तक जा रहे हो तो 2 दिन, एंड देयर बाय वैलिडिटी 2 डेज की हो जाएगी आपकी। सिंपल। मिस्टर शाह, कंसाइनर इज रिक्वायर्ड टू मूव गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद टू नादियाद। गुजरात में अहमदाबाद से नादियाद जाना है। ही अपॉइंट्स मेहता ट्रांसपोर्टर फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। उन्होंने मेहता ट्रांसपोर्टर को यह काम दिया है। मेहता ट्रांसपोर्टर अहमदाबाद से नियाड लेके जाते हैं इसको। तो जाना कहां था? अहमदाबाद से नादियाद। मेहता ट्रांसपोर्टर को असाइन किया तो मेहता ट्रांसपोर्टर अहमदाबाद से कहां लेके गए? नियाद।
अब नियात से नादियात के लिए मेहता ट्रांसपोर्टर सामान पारिक ट्रांसपोर्टर को दे देते हैं कि भाई अब तू आगे पहुंचाना। तो आपसे पूछा है कि क्या प्रोसीजर होगा ई वे बिल का। तो पहली बात तो क्या ये पॉसिबल है? यस, एकदम पॉसिबल है। ट्रांसपोर्टर बदल बदल के सामान जा सकता है। सर ट्रांसपोर्टर बदल बदल के जाएगा, ट्रक बदल बदल के जाएगा, तो पार्ट भी अपडेट करना पड़ेगा, एकदम अपडेट करना पड़ेगा। तो सर क्या वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी? नहीं, वैलिडिटी हम पढ़ चुके हैं, हर 200 किलोमीटर के लिए एक ही दिन होता है, वो फिक्स ही रहने वाला है, वो वैलिडिटी नहीं बढ़ने वाली। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में अगर एक्सपायरी हो गई तो आप 8 घंटे का एक्सटेंशन ले सकते हो कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके, बाकी अदरवाइज वैलिडिटी फिक्स होती है आपकी। ट्रांसपोर्टर डिटेल बदलने से वैलिडिटी पुश नहीं होती है आपकी, वो सेम ही रहने वाली है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो स्थिति है वो कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले क्लियर किया है कि देखो बनाना तो एक ही ई वे बिल है, ऐसा नहीं है कि अगर ट्रांसपोर्टर चेंज हो रहा है तो मल्टीपल ई वे बिल बनाओ। जिसके अंदर जो ई वे बिल का पार्ट ए है वो या तो मिस्टर शाह ने बनाया होगा, दैट इज कंसाइनर सप्लायर, या फिर रेसिपिएंट ने बनाया होगा जिसके यहां सामान पहुंचाना है नादियाद में, या फिर मेहता ट्रांसपोर्टर ने बनाया होगा अगर उन्हें ऑथोराइज किया होगा। तो इनमें से कोई सिचुएशन होगी पार्ट ए भरने के लिए। When the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided information in part A or the transporter shall before such transfer and further movement update the details in part B. तो पार्ट बी के अंदर डिटेल्स किसको डालनी होगी? कंसाइनर या फिर रेसिपिएंट को डालनी पड़ेगी कि ये डिटेल्स आपको डालनी है। जिसमें अगर वो डिटेल नहीं डालते तो वो ट्रांसपोर्टर को असाइन कर देंगे जिसका जीएसटीआईएन या ट्रांजिन होगा, और वो ट्रांसपोर्टर वो डिटेल्स डाल देगा। अब जब सामान नियात पहुंचा तो मिस्टर शाह या जो रेसिपिएंट है हु हैज फिल्ड द पार्ट ए या मेहता ट्रांसपोर्टर बिफोर द ट्रांसफर डिटेल्स को अपडेट करेंगे। यानी पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा ना। तो अब नियात पहुंच चुका है सामान और नियात से नादियाद लेके जाना है पारिक ट्रांसपोर्टर को, तो वहां पार्ट बी में पारिक ट्रांसपोर्टर की डिटेल पहले डालनी पड़ेगी, फिर सामान का मूवमेंट करना। ये नहीं सामान का मूवमेंट कर दिया और बाद में डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं। तो बिफोर फर्दर मूवमेंट आपको उन डिटेल्स को अपडेट करना है। जो कौन कर सकता है? कंसाइनर भी कर सकता है, रेसिपिएंट भी कर सकता है, और मेथा ट्रांसपोर्टर वाले भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। Further, the consignor or the recipient who has furnished the information may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating in Part B. Thus, on reaching Niyad, Mr. Shah or the recipient or Mehta transporter can assign the e-way bill, who will thereafter update the details in Part B. तो कंसाइनर, रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर यानी मेहता ट्रांसपोर्टर उसे पारिक ट्रांसपोर्टर को असाइन कर देंगे और पारिक ट्रांसपोर्टर पार्ट बी की डिटेल्स अपडेट करेगा और फिर फर्दर मूवमेंट कमेंस होगा। एक बार पारिक ट्रांसपोर्टर ने डिटेल्स अपडेट कर दी, आगे जाके अगर फिर कुछ चेंज करना रहा ना तो फिर उस सिचुएशन में पारिक ट्रांसपोर्टर ही आगे किसी और को दे सकता है। जिन्होंने पार्ट ए भरा था वो अपडेट नहीं करवा सकते, जो अपडेट करवाएगा वो अब पारिक ट्रांसपोर्टर किसी और को असाइन करा के कराएगा अगर एक और ट्रांसपोर्टर चेंज होता तो। हाउएवर अपॉन अपडेटिंग द डिटेल्स who has furnished information in part A shall not be assigned to assign the e-way bill to another transporter। अब जो करेगा वो पारिक ट्रांसपोर्टर ही आगे असाइन करेगा। तो पहला जो आपने चेंज कराया उसमें कंसाइनर भी कर सकता है, रेसिपिएंट भी कर सकता है और पहला ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। एक बार वो असाइन हो गया तो अब जिस ट्रांसपोर्टर को असाइन हुआ है वही ऑथोराइज्ड है किसी और ट्रांसपोर्टर को आगे असाइन करने के लिए। जिन्होंने पार्ट ए भरा था या जो पहला ट्रांसपोर्टर था वो असाइंड नहीं है उसे चेंज करने के लिए। ये आपका प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, सकुरा एंटरप्राइजेस एक इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई गुड्स करते हैं 47,500 की, और उसमें एग्जेम्प्टेड वैल्यू भी है 2000 की, और जो जीएसटी आईजीएसटी की रेट है वो 6% है। 6% की रेट दी है क्वेश्चन में। अब 6% की आईजीएसटी की कोई रेट वैसे नहीं होती, पर चलो दी है क्वेश्चन के अंदर, हम वैसे लेके चलते हैं। डिटरमाइन ई-वे बिल मैंडेटरी है क्या? तो आप क्या कहोगे कि भाई एग्जाम वाले को तो हटा दो, खाली कंसीडर क्या करो 47,500। 47,500 पे 6% लगाओगे 5350, तो क्या वो एक्सीड कर गया? यस। इंटर या इंट्रा फर्क नहीं पड़ता, ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट केसेस है, ई-वे बिल बनाना है या नहीं आपको ये बताना है। स्क्वायर लिमिटेड रजिस्टर इन आंध्र प्रदेश सेंड्स गुड्स टू इट्स जॉब वर्कर इन कर्नाटक। दूसरे स्टेट में चले गए, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर है, ई-वे बिल मैंडेटरी हो गया। सेकंड, भीष्मा ऑफ तेलंगाना स्टार्टेड डूइंग बिजनेस इन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उन्हें तमिलनाडु से ऑर्डर मिला, वो रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ। क्या ई-वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा? यस, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था उसे ई-वे बिल मैंडेटरी हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट सप्लाई करने पे बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, श्यामनाथ एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने कंसाइनमेंट की गुड्स की मूवमेंट की है जिसका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने ई-वे बिल जनरेट किया। हालांकि जनरेट करने के बाद मिस्टेक मिली,
ये हम कर चुके हैं। क्या एडिट कर पाओगे? नहीं, 24 घंटे के अंदर कैंसिल करके नया बना दो। कौन से डॉक्यूमेंट्स या डिवाइसेस एक पर्सन इंचार्ज को कैरी करने होते हैं? पर्सन इंचार्ज यानी जो ड्राइवर है ट्रक का या जो रेलवे का जो भी गार्ड है, वो जो भी पर्सन है उसे क्या कैरी करना होगा? तो लिखा है पर्सन इंचार्ज को इनवॉइस, बिल या डिलीवरी चालान जो भी होगा वो कैरी करना है, एंड ई वे बिल की कॉपी या तो फिजिकल फॉर्म में कैरी करनी है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके पास ई वे बिल नंबर लिखा होना चाहिए या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस पे मैप्ड होना चाहिए। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस अभी तक हर जगह लागू नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो चीज इग्नोर भी हम करेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। आपको ध्यान में क्या रखना है? पहली बात, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, इनमें से कोई एक जो भी होगा, एंड ई वे बिल की कॉपी। पर आप ई वे बिल की कॉपी नहीं रखना चाहते, आप ई वे बिल का नंबर खाली रखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चलेगा। या फिर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो कन्वेंस पे मैप्ड है वो आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर ये है तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस कैरी किए हैं। Talilal, a registered person, has transported alcoholic liquor for human consumption of consignment value 1,50,000 from Delhi to Haryana. He has not generated e-way bill for the same. Alcoholic liquor for human consumption 1.5 लाख रुपए का एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा रहे हैं, क्या ई-वे बिल बनाना पड़ेगा? नहीं सर, अब ये क्या नई बात है? आपने तो कहा था ई-वे बिल 50,000 के ऊपर जाए तो बनाना ही होता है। देयर इज अ नेगेटिव लिस्ट, और अगर इस नेगेटिव लिस्ट में बैठ गए तो ई-वे बिल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वो नेगेटिव लिस्ट क्या है, हम उसे क्विकली एक बार के लिए रेफर कर लेते हैं कि उस नेगेटिव लिस्ट में आपको क्या क्या बातें डालनी है। सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, रीडिंग में होना चाहिए और 5-6 पॉइंट्स याद होने चाहिए। जैसे हम कुछ इजी पॉइंट्स अगर पहले पकड़ ले तो, अगर एलपीजी गैस की हम बात कर रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज होता है, तो उसके लिए ई-वे बिल नहीं बनाना। अगर आप ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, प्रीशियस आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो ई-वे बिल नहीं बनाना। हालांकि इमिटेशन ज्वेलरी है, तो इमिटेशन ज्वेलरी की वैल्यू अगर 50,000 के ऊपर होगी तो ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। ये रिसेंटली अमेंड हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। करेंसी के लिए नहीं बनाना, यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स के लिए भी आपको ई-वे बिल नहीं बनाना। घर का सामान पैकिंग और मूविंग कर रहे हो, अगर किसी नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस से कर रहे हो, बैलगाड़ी पे सामान लेके जा रहे हो जिसमें मोटर नहीं लगा हुआ होता है, तो भी आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ और पॉइंट्स में आप ध्यान में रख सकते हो, अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, हाई स्पीड डीजल या मोटर स्पिरिट है, तो भी नहीं बनाना आपको। अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन्हें शेड्यूल 3 में सप्लाई ही नहीं माना जाता, तो भी आप ई-वे बिल नहीं बनाएंगे। बाकी आप खाली अपने रीडिंग में रख लें, याद सारे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में ई-वे बिल नहीं बनाना होता। धनंजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन गुजरात डील्स इन इंडस्ट्रियल ग्रेड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। प्रोप्राइटर ने आयरन बार्स बेचे हैं टू अ रिटेलर एट अ वैल्यू ऑफ 40,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी 18% है। एज पर द एग्रीमेंट्स गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड टू द प्रीमाइसेस ऑफ द रिटेलर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7,000 का है, जो सेपरेटली चार्ज किया गया है टू डिलीवर द सेम टू द रिटेलर। आपको बताना है ई-वे बिल होगा या फिर नहीं। तो देखो, आप जानते हो सेक्शन नंबर 15 में आपको ये बात बताई जाती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो मेन सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड किया जाता है। कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया ना ये एक तरीके का, और कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू पे भी वही जीएसटी रेट लगेगी जो जीएसटी रेट मेन वैल्यू की सप्लाई पे लगेगी। यानी यहां पर आपको क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट क्या दे दिया, 40,000 अलग दिया, 7,000 अलग दिया, पर आपके लिए तो वो एक ही है ना, पूरा 47,000 18% पे तो टैक्सेबल किया जाएगा एज पर वैल्यूएशन चैप्टर एंड कॉम्पोजिट सप्लाई, एंड देयर बाय 47,000 पे 18% लगाएंगे तो 55,460 हो गया, जो 50,000 से ज्यादा है तो ई-वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट, कब कब पार्ट ए भरने पे रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाता है। कर लिया है हमने ये कवर, 4 पॉइंट्स जो हमारे थे वो आपको ध्यान में रखने हैं। ई-वे बिल बिल टू शिप टू सेल मॉडल में क्या किया जाता है, क्योंकि बिल टू शिप टू सेल मॉडल में आप जानते हैं जब हम उसे प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं वहां 2 सप्लाईज होती है, 2 सप्लाईज होती है, तो फिर हर सप्लाई के लिए ई-वे बिल होना चाहिए। तो क्या बिल टू शिप टू सेल मॉडल में मूवमेंट एक ही बार होता है पर सप्लाई 2 होती है, तो क्या 2 ई-वे बिल बनाना है? इन्होंने क्लियर किया है नहीं, एक ई-वे बिल, एक ई-वे बिल से आपका काम हो जाएगा। बिल टू शिप टू सेल मॉडल में 2 ई-वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, एक ई-वे बिल से काम हो जाता है। कौन सी सिचुएशंस में ई-वे बिल नहीं बनाना, तो आपको ये डिस्कस कर लिया। कुछ 5-6 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये हमने सारे प्रोविजन, सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस ई-वे बिल पे जो भी बन सकते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने हमारी एग्जाम्स के लिए कवर कर लिए हैं। दैट्स इट, इस सेशन में इतना ही है। होपफुली
आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई है ईवे बिल में आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। इसे रेफर करने के बाद आपको ज्यादा घर पे समय देने की जरूरत ही नहीं है। एक बार के लिए डॉक्यूमेंट रेफर करके कुछ पॉइंट्स अगर आप याद रख लेंगे तो आराम से ये 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा। होपफुली आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और ऐसे ही आप किसी और चैप्टर के रिगार्डिंग भी रिवीजन जैसा सेशन पसंद करेंगे तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें और खुद पे विश्वास रखें तो हर चीज अच्छी ही होने वाली है। एफर्ट्स दोगे तो उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो जरूर मिलने वाले हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।